So well, hi everyone, this is the second part of the video where we are going to start refraction of light. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब है इट हैपेंस इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। पहला बात तो दो मीडियम रहेगा, एक रेयर मीडियम रहेगा, दूसरा डेंसर मीडियम रहेगा। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा रेयर मीडियम रहेगा, डेंसर मीडियम रहेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे वो ये वाला देख सकते हैं, डायरेक्ट रिफ्रैक्शन का। तो जनरली क्या होता है कि मान लो एयर है। एयर क्या है? एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में अगर यही लाइट अगर एंटर कर जाता है, एयर वाटर ये सब दूसरा अलग अलग मीडियम है, राइट? सॉलिड, लिक्विड, गैस, दीज ऑल आर द डिफरेंट मीडियम्स। तो अगर एयर से वाटर में अगर लाइट एंटर करता है तो ये जो स्पीड है ये क्या होगा? इट विल बी रेड्यूस्ड, स्पीड घट जाएगा। अगर स्पीड इसका घट जाता है तो सिंपल सा मतलब है मीडियम चेंज हुआ है, स्पीड कम हो रहा है, मतलब मीडियम डेंसर है, इस वजह से स्पीड कम होते चला जा रहा है। डेंसर डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से मास ज़्यादा है। 1 kg रुई भारी है कि 1 kg लोहा भारी है? लोग जो सबसे बेवकूफ़ लोग होता था पहले, वो लोग बोलता था कि लोहा भारी है, तो फिर कुछ लॉजिक लगाया लोग, वो ज़्यादा बेवकूफ़ है। वो लोग बोला कि दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 1 kg का है। नहीं, हकीकत में लोहा भारी है। क्यों? दोनों का मास भले ही सेम है लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है। 1 किलो रुई बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 किलो लोहा इतू सा रहता है। तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम के हिसाब से मास उसमें पूरा 1 kg है। वही 1 kg मास को कंटेन करने के लिए रुई इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो भारी कौन सा हुआ? रुई भारी हुआ। समझ में आ रहा है? एक केजी रुई फेंक के मारेंगे, 1 kg लोहा फेंक के मारेंगे, किससे चोट लगेगा? है ना? तो वॉल्यूम के हिसाब से मतलब वाटर ज़्यादा डेंसर होता है एयर के हिसाब से। मतलब एयर का जो पर यूनिट मास है वो ज़्यादा होता है पर यूनिट वॉल्यूम में। मतलब मान लो कि 1 स्क्वायर फीट में बहुत ज़्यादा मास रखा हुआ है, 10 किलो रखा हुआ है, और उसी जगह 1 स्क्वायर फीट में 3 किलो रखा हुआ है, तो भारी कौन सा होगा? 10 किलो वाला। वही वाटर के केस में होता है। इतना सा पार्टिकुलर अगर वाटर का तुम एरिया पकड़ोगे, मान लो इतना सा, मान लो ये पूरा वाटर है, इसमें बस ये वाला एरिया अगर पर्टिकुलर इतना ही एरिया पकड़ोगे तो इसमें जो मास होगा, यहाँ पे एयर में भी उतना अगर पकड़ोगे तो इसमें कम मास होगा, उतना ही वॉल्यूम पकड़ोगे एयर में। तो इस वजह से डेंसर होता है, इस वजह से लाइट का स्पीड कम हो जाता है जब मीडियम चेंज होता है। ठीक है? तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? ये तो पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगा, लाइट पास होगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जब लाइट पास होता है तो बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। दैट बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। लाइट बेंड हो जाता है। कैसे बेंड हो जाता है आओ देखते हैं। ये मान लो ये क्या है? मान लो सरफेस है, वाटर का सरफेस है, ऊपर रेयरर मीडियम है। रेयरर मतलब क्या? लेस डेंसर। और डेंसर मीडियम है मतलब मोर डेंसर, ज़्यादा डेंसर है। मतलब मान लो ये वाटर है, ये एयर है। अब इंसिडेंट रे, अगर लाइट रे यहाँ से डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर कर रहा है, तो रेयरर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ एंटर कर रहा है तो इसको इनिशियली इस लाइन पे जाना चाहिए था, लेकिन यू कैन सी कि ये बेंड होके ऐसे जा रहा है, बेंड हो जाता है। तब दैट बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है? तो क्यों हो रहा है? जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है ना, तो लाइट नॉर्मल के तरफ टर्न हो जाता है। अब इसमें नॉर्मल का है, ये नॉर्मल है। पहले हम लोग कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग देखे हुए हैं नॉर्मल कैसे बनाते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे दोनों मीडियम में, उस पॉइंट उसको हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाता है डेंसर मीडियम में। अगर वही डेंसर मीडियम से अगर इंसिडेंट रे, डेंसर मीडियम से अगर इंसिडेंट रे जाता है रेयरर मीडियम के तरफ,
तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बी गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यही चीज़ इसमें सिखाया, इसमें बताया है। डेंसर मीडियम को ऊपर लिया है और मीडियम को नीचे लिया है। हालांकि पानी नीचे रहता है, हवा ऊपर रहता है, इस वजह से हम एक ही डायग्राम में बता दिए। तो समझ में आ गया? इफ अ लाइट रे passes from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. And if the light ray passes from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal. नॉर्मल से दूर भागता है डेंसर से रेयरर में जब जाता है लाइट रे। तो ठीक है, वेरी गुड। नाउ these are the some commonly used phenomenon due to refraction. रिफ्रैक्शन की वजह से ये सारा चीज होता है। आगे देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में भी पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग बहुत कुछ अभी डिटेल में बात करेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो उस चीज को हम ज्यादा पकड़ के नहीं चलेंगे। नाउ द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का क्या सिनेरियो होता है, आओ देखते हैं। ग्लास स्लैब मतलब एक ग्लास का बहुत बड़ा सा सिल्ली है। ठीक है, सिल्ली मतलब जानते हो, एक स्लैब है, एक मोटा सा परत है, क्यूबॉइडल शेप में लंबा सा एक ग्लास स्लैब है, क्यूबॉइडल शेप में। क्यूबॉइड ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे ही बनाते हैं ना। 3D का तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ हम लोग तो कुछ ऐसे ही बनाते थे। तो ये क्यूबॉइडल से शेप में ग्लास स्लैब है। इसमें क्या हुआ, देखो इंसिडेंट रे एंटर किया, इंसिडेंट रे एंटर किया, इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में ये नहीं गया। ये क्या हुआ कि रेयरर मीडियम है, ये एयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ग्लास मीडियम है। तो डेंस एयर से डेंसर है, सबसे रेयरर मीडियम एयर ही रहेगा। एयर के सामने जो भी आएगा, एयर या वैक्यूम के सामने जो भी मीडियम आएगा वो डेंसर मीडियम रहेगा। तो उसमें हमेशा द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये बाउंस बैक नहीं कर रहा है, वो एंटर कर जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। देन द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आया, राइट। द रिफ्रैक्टेड रे, ग्लास इज द डेंसर मीडियम। अब फिर यहाँ आया, ये टूवर्ड आया, तो फिर इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये डेंसर से यहाँ रेयरर में आया। ये वाला तो डेंसर है, ये वाला रेयरर है, तो डेंसर से जब ये रेयरर में आया तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आ रहा है? तो यही होता है, ये चीज दिमाग में बैठा लो। रेयरर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ग्रेट। नाउ एक चीज तुम लोग इसमें देखे होगे कि जो जो रेयरर मीडियम का जो इंसिडेंट रे था वो और वापस जो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे आया है, वो अलाइन कर रहा है पैरेलली। ये दोनों पैरेलली अलाइन कर रहा है, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब अगल बगल में डिस्प्लेस हो जा रहा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। ग्रेट। नाउ यही चीज स्टेटमेंट के साथ समझाया हुआ है, तुम देख लो। मतलब अपने डायरेक्शन से डिविएट नहीं होगा, पैरेलली जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिफ्रैक्ट करके। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखते हैं। और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie on the same plane। देखो all ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये तीनों क्या हो रहा है, इट विल बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन। नाउ उसका एक पॉइंट है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है वो नॉर्मल से इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो ये वाला एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये दोनों सेम तो नहीं है, क्योंकि ये एग्जैक्टली अगर ऐसे घुस रहा है, तो अगर ये ऐसे ही स्ट्रेट निकल जाता सेम डायरेक्शन में,
तब नहीं इसका एंगल इक्वल होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर। लेकिन ऐसे तो जा नहीं रहा है, क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल कभी इक्वल नहीं होगा ना, ये एंगल और ये एंगल कभी इक्वल नहीं होगा। तो जब दोनों एंगल कभी इक्वल होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का रिलेशन ढूंढेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होता है, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। तो जो कांस्टेंट एन है, ये क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये बताता है कि कितना ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द मीडियम। इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रहेगा और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रहेगा, मतलब साइन आई बाई साइन आर जो रहेगा, वो क्या होगा, ये तुमको बताएगा सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम के बीच का रेशियो बताएगा, सॉरी फर्स्ट मीडियम के बीच का, अरे फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम के बीच का ये रेशियो बताएगा। कैसे बताता है, आओ देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या है, डेंसर मीडियम है, ये क्या है, रेयरर मीडियम। तो इफ लाइट रेज पासिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इसका नॉर्मल तो कहीं यहाँ बीच में ऐसे ही निकल जा रहा है ना, ये लेकिन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है, ये ऐसे जा रहा है। लेकिन रेयरर डेंसर से रेयरर गुस्सा है, इस वजह से नॉर्मल से दूर चला जा रहा है। अगर नॉर्मल से दूर चला जा रहा है तो इसका जो एंगल बन रहा है, जो सेकेंड, पहला थीटा तो ये है, इंसिडेंट वाला जो एंगल है वो पहला है ना। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग एक्स वाई जेड थीटा जो मर्जी वो लिख सकते हैं। यहाँ थीटा लेकर पीपीटी में बताया तो थीटा लेकर नहीं चलते हैं, तो थीटा 1 मान लिया इसको। ये जो एंगल बना है बाहर रेयरर मीडियम में निकलने के बाद जो एंगल बना है उसको हम लोग थीटा 2 मान लिए। अब थीटा 1 थीटा 2 तो क्या है, n2 बाई n1, सेकेंड एंगल जो आया है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट एंगल, ये होगा उसका रेशियो। कैसे होगा, n1 साइन, यहाँ लिखा हुआ है स्नेल्स लॉ, क्या होगा, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। मतलब n1 डेंसर मीडियम और साइन थीटा 1 इंटू n2 साइन थीटा 2। n1 कैसे पता चलेगा, n1 क्या है, n1 कैसे पता चलेगा, n1 क्या है, वो मीडियम तुमको वहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इस मीडियम में इतना ज़्यादा रिफ्रैक्ट कर सकता है। तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया रहेगा, तो उसको यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करना है और साइन थीटा का वैल्यू आपको निकालना होगा। साइन थीटा का वैल्यू निकालना कोई टफ चीज़ नहीं है, कोई भी एंगल का वैल्यू निकालना टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है। वो लॉजिक भी हम तुमको अभी बता ही देते हैं कैसे होता है। हम क्या करते थे, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट किया था तो बहुत रटना पड़ रहा था, तो उस समय हम कहीं कहीं से ढूंढे थे, मेरे सर लोग भी बताए थे, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत लोग बताया हुआ है, हम भी अपने स्टूडेंट्स लोग को ये चीज़ बताते रहते हैं। तो ये क्या होता है, साइन पहले ले लो 0, फिर 30, 45, 60 और लास्ट में 90, इतना ही एंगल होता है, 1 2 3 4, राइट। तो हम क्या करते हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो बस इतना ही हम लोग लेके चलेंगे ना। सब पे रूट डाल दो, सब पे स्क्वायर रूट डाल दो। साइन 0 कितना होगा, कैलकुलेट कर दो, 0। साइन 30 क्या होगा, 1/2। साइन 45 1/√2, ये 2/4 1/2 हो जाता है। ये क्या होगा, √3, 4 है स्क्वायर रूट में तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन है। √4/4 1, √1 1, तो ये तुमको साइन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, ऐसे ही सबका बेसिक सा फॉर्मूला होता है।
1 बाई कॉस सिकेंट होता है तो उससे सिकेंट निकल जाएगा, 1 बाई साइन को सिकेंट होता है तो उससे को सिकेंट भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी कैलकुलेशन है, बस इतना याद रखो सारा चीज़ बन जाएगा। तो साइन थीटा में जनरली तुमको क्या क्या याद रखना होगा, जनरल 30, 45, 60, 90, 0, ये 5 चीज़ है, याद रखने का भी जरूरी नहीं, तुम बना लेना, आ जाएगा। जनरली एग्जाम्स में क्या करता है कि जब वैल्यू देता है तो वैल्यू थीटा अगर तुमको दे रहा है तो थीटा का वैल्यू पुट करता है, साइन 30 डिग्री देकर जनरली नहीं छोड़ता है, लेकिन अगर बाई चांस छोड़ दिया तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या से डिनोट करते हैं? एन से। एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्ट। सो नाउ लेट अस स्टार्ट स्फेरिकल लेंसेस। स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस मतलब क्या होता है? जैसे ग्लास स्लैब क्या हो गया, जैसे मिरर में हम लोग प्लेन मिरर का बात किए थे, उसका स्फेरिकल मिरर का बात किए थे, वैसे हम लोग रिफ्रैक्शन में पहले प्लेन लेंस का बात किए हैं, किससे? ग्लास स्लैब के थ्रू, अलग अलग मीडियम से एंटर करते हैं उसके थ्रू बात किए। अब हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो जनरली 2 तरीके का स्फेरिकल लेंस होता है, पहला कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। तो ये होता कैसा है? कॉनकेव लेंस, फिर से केव, कॉनकेव, तो लेंस में लेकिन क्या होता है कि बल्जिंग आउटवर्ड या बल्जिंग, कॉन्वेक्स लेंस में जो बाहर वाला जो परत होता है कॉन्वेक्स लेंस, वैसा ही सब सेम केव जैसा ही, सेम याद रखना है। उसमें एक तरफ गुफा बनता था, इसमें दोनों तरफ बाहर की तरफ गुफा बनेगा, ऐसे ऐसे रहेगा ये कॉनकेव लेंस, एक ऐसे रहेगा और ये ऐसे बंद हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस। और बल्ज अगर बाहर के तरफ है, क्योंकि शाइनिंग सरफेस इसमें सिर्फ बाहर की तरफ रहेगा, दोनों साइड शाइनिंग सरफेस रहेगा, तो ये क्या हुआ? ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये कॉनकेव लेंस देखो यहाँ टकराएगा तो ये इसका सरफेस ऐसे हो जाता है, तो इसका नॉर्मल हल्का ऊपर हो जाता है, तो ये किस तरफ जाएगा? ये हमेशा तुमको बाहर की तरफ जाएगा। उसी जगह अगर कॉन्वेक्स लेंस रहा तो ये इसका नॉर्मल नीचे की तरफ हो जाता है, तो ये किस तरफ जाएगा? ये जब रिफ्रैक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो ये कन्वर्जिंग लेंस हुआ। ये क्या हुआ? ये डाइवर्जिंग लेंस हुआ। तो कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, कॉनकेव बाहर की तरफ गुफा बना हुआ है, कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर तुमको इतना समझ में आ गया, देखो कॉनकेव लेंस गुफा की तरह रहेगा। इसका डेफिनेशन वगैरह दिया हुआ है कुछ, मतलब डबल कॉनकेव एज डबल कॉनकेव लेंस और सिंपली कॉनकेव लेंस, दोनों तरफ से कॉनकेव लेंस रहता है, मतलब कॉनकेव मिरर जैसा ही सेम डायग्राम रहेगा, दोनों तरफ से ऐसे मिरर बना के ऊपर नीचे बस जोड़ देना तो वो हो जाएगा। अब इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है सेम बीच से जाता है, हर चीज़ सेम रहेगा, बस सेंटर ऑफ फोकस 2 हो जाएगा। क्यों सेंटर ऑफ फोकस 2 हो जाएगा? उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 मिरर का भाग भी तुम इमेजिन कर सकते हो। इसको ये दोनों लेंस है, तो ये दोनों को ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये दोनों मिरर का भाग है, तो वैसे भी तुम इमेजिन कर सकते हो, बना सकते हो। 2 सेंटर और 2 फोकस, क्योंकि इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करके एक तरफ नहीं जा रहा, इसमें लाइट रिफ्रैक्ट करके दूसरे तरफ जा रहा है, एक ही तरफ नहीं रह जा रहा है, दूसरे तरफ जा रहा है, तो दोनों तरफ सेंटर और फोकस होना जरूरी है। तो लेफ्ट साइड वाले को हम लोग C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और फोकस 1 बोलते हैं, या जनरली इसको 2F से भी हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा F2 C2 या 2F2 से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम F1 2F1 F2 2F2 ऐसे ही बातचीत करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में भी अब F1 2F1 टाइप का ही क्वेश्चंस पूछता है, NCERT वगैरह सब में, या रेफरेंस बुक जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसमें भी जनरली तुम F1 2F1 ऐसे ही करके सवाल सब देखोगे। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ इमेजिनरी सर्कल, तो वही अभी हम बता रहे थे, समझ में आया? तो कॉन्वेक्स लेंस में ऐसा लेंस बनता है, ये इसका एकदम
मिडिल पोर्शन हो गया जो कि ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसमें पोल नहीं होता है, पोल के बदले ऑप्टिकल सेंटर रहता है। ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेम दोनों तरफ। तो ये आर हो गया, ये फोकल लेंथ हो गया, कहाँ से कहाँ तक, ये जो ऑप्टिकल सेंटर वाला जो लाइन है वहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब देख लो, तुम सारा कुछ देख लो। ये बेसिक डेफिनेशंस है जिसके बारे में बात करते हैं। अब आते हैं बेसिक डेफिनेशंस, अगर तुम देख लिए हो तो आते हैं कॉन्केव लेंस क्या होता है। इसमें भी वैसा ही 2-3 रूल है। अगर इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्रैक्ट करके जाके F2 पे जाके दोनों मिल जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू F2। इफ एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू फोकस। इस सेम कॉन्केव लेंस में भी, लेकिन कॉन्केव लेंस में क्या होता है, ये तो डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। किस एंगल में बाहर की तरफ जाएगा, फोकस के एंगल में बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे हो रहा था, इसमें कॉन्वेक्स मिरर में जैसे हो रहा था, वैसे यहाँ कॉन्केव लेंस में होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में जो 2 केस था, कॉन्वेक्स मिरर में जो 2 केस हो रहा था, पीछे जा रहा था लेकिन आगे की तरफ दिख रहा था, पीछे रिफ्लेक्ट करके लाइट रे पीछे जा रहा था लेकिन इमेज आगे की तरफ मिरर के पीछे बन रहा था। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके वापस चला जा रहा था मिरर के सामने ही, लेकिन इमेज मिरर के पीछे बन रहा था। इस केस में क्या होगा, इस केस में कॉन्केव लेंस में सेम होगा। यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्ट करके डाइवर्ज कर जाएगा। किस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर जाएगा, फोकस के F1 के ही डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ है। और ठीक है, ये तो बताएंगे। अगर फोकस से अगर फोकस से इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्रैक्ट करेगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों केस में सेम है। ये फोकस के एंगल में अगर जा रहा है तो इट विल रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं जाता है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से जाता है। सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रहा है इंसिडेंट रे तो इट विल रिफ्रैक्ट ऑन द सेम पाथ, एकदम सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, इसमें वापस नहीं जाता है, इसमें सेम पाथ पे चलते चला जाता है। डाइवर्ज नहीं होता है, कन्वर्ज नहीं होता है। बेंडिंग ऑफ द लाइट यहाँ पॉसिबिलिटीज नहीं दिखता है अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास कर रहा है तो। बस यही पॉसिबिलिटी है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास होता था तो सेम पाथ पे वापस जाता था। यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट रे पास कर रहा है तो वापस तो नहीं जाएगा क्योंकि लेंस है, लेकिन जब क्रॉस करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा तो डाइवर्ज भी नहीं होगा या कन्वर्ज भी नहीं होगा, मतलब बेंडिंग होगा ही नहीं। अब आप इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, एकदम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि पहले ऑलरेडी हम लोग ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, पहला इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट ले लिया, 2 ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट लिया है तो फोकस पे इमेज बनेगा। इमेज एट F2 रियल एंड इन्वर्टेड, लेंस के पीछे बना है। सॉरी, लेंस है ना, तो रिफ्रैक्ट करेगा तो लेंस के पीछे बनेगा। यहाँ उल्टा हो जाता है, यहाँ मिरर नहीं है। मिरर के पीछे अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो वर्चुअल है, लेकिन मिरर के सामने जो दिखाई दे रहा है वो रियल। इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें हो जाता है कि लेंस के आर पर अगर दिख रहा है तो वो चीज़ रियल है, लेकिन लेंस के सामने दिख जाए तो वर्चुअल हो जाएगा। तो ये रियल और इन्वर्टेड है। दूसरा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनेगा। F2 के बियॉन्ड ले लिए, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें भी F2 पे अगर ले लिए तो पहला वाला पैरेलल जाएगा, सेम ऐसे ही फोकस से पास करेगा। दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से, इसमें सारा सेकंड वाला सारा ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे। और इसमें भी सेम जो ट्रिक बताए थे वही सेम ट्रिक लगा देना, पहला वाला लेकिन दूसरे तरफ लगाना। देखो, पहला इन्फिनिटी वाला फोकस पे बना है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ पे कहीं। देखो यहाँ बना, तो साइज स्मॉल ही रहेगा, इससे तो छोटा ही रहेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा क्योंकि लेंस के पीछे बना है। तीसरा केस, एट F2, जो आदमी अगर इसको तुम फॉलो अप नहीं कर पा रहे हो तो तुम पिछला वाला वीडियो देखो, लाइट रिफ्लेक्शन वाला वीडियो देखो, तुमको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा स्पीड भाग रहे हैं।
देखो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लिया हुआ है, तो पहला वाला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करेगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ देखो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, सेम सेम चल रहा है। उधर उसमें कॉन्केव मिरर में क्या हुआ था, कॉन्केव मिरर में सारा पांचों केस मिरर के सामने हो रहा था, एक केस मिरर के पीछे हो रहा था। कॉन्वेक्स लेंस में सेम होता है, पांचों केस क्या होगा, लेंस के दूसरे तरफ बनेगा, लेकिन एक केस, आओ बात करते हैं, देखते हैं। तो कहाँ बना, एट सेम साइज रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, सेम ऐसे ही चलेगा। अब आओ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज अब धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, देखो सेम सेम चल रहा है, बड़ा होते जा रहा है, इमेज अब बड़ा होते जा रहा है, हाईली एनलार्ज इमेज है, रियल और इन्वर्टेड है, बियॉन्ड f2 है। तो ये चीज़, ये सारा जो रे डायग्राम है, ये तुमको बना के प्रैक्टिस करना पड़ेगा बाबू। अगर तुम बना कर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुमको एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ पाएगा अच्छे से। रट के मत जाना, लॉजिक देख के जाओ, लॉजिक क्या है इसका। लॉजिक अगर समझ में आ गया होगा तो तुम मेरे से कॉप अप कर रहे होगे, अगर लॉजिक समझ में नहीं आया होगा तो तुम स्ट्रगल कर रहे हो। अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो पिछला वाला वीडियो देख लो, आई इंसिस्ट। नेक्स्ट ऐड फोकस, ऐड फोकस रहेगा तो पहला वाला पैरेलल, दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से, देखो इनफाइनाइट पे कहीं जाके बन जाएगा इमेज। साइज ऑफ इमेज एनलार्ज्ड, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, अरे एट इनफाइनाइट कहीं पे बनेगा, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होगा ये, वर्चुअल एंड डायरेक्ट नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नाउ द लास्ट केस में क्या होता है, लास्ट केस में बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये तुम पहला गया फोकस से पास किया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, ये दोनों कभी जाके मीट नहीं कर सकता है। दीज टू आर द डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज विच आर नेवर गोइंग टू मीट इन द लाइफ टाइम। शायरी भी सुनाए थे इस टॉपिक पे, याद है। तो ये जाके एक जगह एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बिहाइंड द लेंस बन जाता है, तो ये हो जाता है तुमको वर्चुअल एंड, अच्छा ये इसका दिया हुआ है क्या, सॉरी काट दिया, ये वाला तो रियल और इन्वर्टेड है, साइज हाईली इनलार्ज्ड है एट इन्फिनिटी। ये सिक्स्थ केस जो कि स्पेशल केस है, जो कि कॉन्केव मिरर में भी हम लोग देखे थे, वो कॉन्वेक्स लेंस में भी देखने को मिल रहा है। सेम सेम चीज़ चल रहा है, जैसे लेंस में हम लोग बनाए थे, सेम टेक्निक हम लोग कॉन्केव मिरर में जैसे बनाए थे, उसी कॉन्वेक्स लेंस में भी बना सकते हैं। आओ बना कर देखते हैं। एफ सी 1 1 2 2, पहला ऑब्जेक्ट हम लोग लिए यहाँ पे, दूसरा लिए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ये घिच पिच हो गया, फिर से बनाते हैं। आओ, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, your time is really valuable. Focus, center of curvature, focus, center of curvature 2 2 1 1। पहला यहाँ लेते हैं, दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा बिटवीन, पांचवा फोकस, छठा बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, राइट। तो पहला इमेज कहाँ बना था, एट फोकस, दूसरा इमेज कहाँ बना था, ये हम लोग कहाँ तक जाएगा, जैसे जैसे इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आते जाएगा, वैसे वैसे इमेज फोकस से इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते जाएगा। यहाँ इमेज पॉइंट साइज है, धीरे धीरे फिर बड़ा हो जाएगा, दूसरा वाला यहाँ आ जाएगा, फिर और बड़ा हो जाएगा, तीसरा वाला यहाँ आ जाएगा, एकदम सेम साइज हो जाता है फोकस और फोकस पे। फिर चौथा वाला बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ जाएगा, फिर पांचवा वाला इन्फिनिटी पे चल जाएगा, एकदम लास्ट में, एकदम इससे भी आगे लास्ट में इन्फिनिटी पे चल जाएगा। फिर छठा कहाँ बनेगा, छठा यहाँ बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो, ये इजी सा लॉजिक है। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, सेम दो ही केस, जैसे कॉन्वेक्स मिरर में हुआ था वैसे कॉनकेव लेंस में होगा।
वहाँ कॉन्केव का कॉन्वेक्स हो जा रहा है लेंस में, और कॉन्वेक्स का कॉन्केव हो जा रहा है। ये चीज़ याद रखना ये इमेज फॉर्मेशन के केस में। ये इंसिडेंट रे गया तो रिफ्रैक्टेड रे बाहर की तरफ डाइवर्जिंग है ना, कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है। तो पहला यहाँ बन रहा फोकस पे वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है, लेंस के पीछे बनेगा, उल्टा हो जाता है, मिरर और लेंस में उल्टा हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, सेम मत मार के आना। वर्चुअल एंड डायरेक्ट यहाँ बनेगा एट फोकस हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। दूसरा पॉइंट हम लोग लिए इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लिए, कहीं पे भी इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लिए, पहला पैरेलल ले लिए, ऐसे निकल गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, तो कहाँ फोकस अब सेम है, एग्जैक्ट सेम है ना, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाओ, एग्जैक्ट सेम चीज़ है। बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के इमेज फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट फॉर्म होगा और वेरी स्मॉल फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि लेंस के पहले इमेज फॉर्मेशन हो जा रहा है, राइट, इसलिए वर्चुअल है और डायरेक्ट है। इसका साइन कन्वेंशन इसका साइन कन्वेंशन सेम, एग्जैक्ट सेम एज रिफ्लेक्शन में, मिरर में जो साइन कन्वेंशन है सेम है, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस ग्राफ बना लेना है, प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस ग्राफ बना लेना है। जो राइट साइड में रहेगा ऑब्जेक्ट, तो जनरली हम लोग लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट माइनस यू रहेगा। अगर इमेज अगर राइट साइड में है तो प्लस वी रहेगा, इमेज अगर इस साइड है तो माइनस वी रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस हम लोगों को ऑब्जेक्ट और इमेज का साइन बताएगा, और जो वाई एक्सिस है हम लोग को हाइट बताएगा। अगर वाई ऊपर रहेगा अगर ऑब्जेक्ट तो क्या है, प्लस है, नीचे है तो माइनस है, ऊपर है तो इरेक्ट है मतलब वर्चुअल है, नीचे है मतलब इन्वर्टेड है मतलब रियल है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट, याद है ना, ये हर जगह सेम रहता है, तो यही साइन कन्वेंशन है। सो डोंट वरी, फॉर्मूला भी सेम है, बस यहाँ पे 1/v माइनस 1/u आ जाता है, 1/v प्लस 1/u नहीं रहता है, 1/v माइनस 1/u हो जाता है, ये प्लस की जगह माइनस हो जाता है इस जगह पे, ठीक है। f इज टू r/2 तुमको मालूम ही है, सेम फॉर्मूला है, सेम क्वेश्चंस रहेगा, मैग्निफिकेशन भी सेम है, हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। h1 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊंचा जाए वो हाइट ऑफ द इमेज, या जितना नीचे जाए वो हाइट ऑफ द इमेज, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h'/h, सेम है, ठीक। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, मिरर में -v/u था, यहाँ पे v/u हो जाता है, यहाँ पे v/u रहता है। तो ये चीज़ बस ध्यान में रखना कि जो मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला प्लस था, माइनस कहीं नहीं था। साइन कन्वेंशन में माइनस आता है, साइन कन्वेंशन में कैसे कैसे माइनस लगाना है वो चीज़ भी हम बता चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग उस पर भी बात कर लेंगे डिटेल में, कि हम लोग क्वेश्चंस कुछ लेकर भी बात कर लेंगे कि कैसे कैसे बनाते हैं, अगर बढ़िया पीपीटी मिल गया तो। सेम मैग्निफिकेशन, अगर एक से ज़्यादा है मैग्निफिकेशन तो इमेजेस लार्ज एनलार्ज्ड, इक्वल है तो सेम साइज, छोटा है तो डिमिनिश्ड, ठीक है। अगर जैसे कि कॉन्केव लेंस में फोकस नेगेटिव होगा, मतलब एफ नेगेटिव होगा, एफ नेगेटिव क्यों होगा, यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा, क्यों? कॉन्केव लेंस में सब एफ यू वी तीनों नेगेटिव क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्केव लेंस का तुम देखो दो केस था, वो ध्यान से देखो। कॉन्केव लेंस में इमेज किधर बना, लेफ्ट साइड, इसमें भी इमेज कहाँ बना, लेफ्ट साइड, तो निगेटिव है। ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड, नेगेटिव है। फोकस, इस फोकस का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसी फोकस का इस्तेमाल हो रहा है ना, ये तो डाइवर्जिंग है तो इधर आएगा ही नहीं, तो इस फोकस का इस्तेमाल ही नहीं होगा। राइट साइड वाले F2 और 2F2 का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है ना, तो F नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है।
अब आ जाओ यहाँ बात करते हैं। कॉन्वेक्स में फोकस पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सारा लाइट रिफ्रैक्ट करेगा, सारा लाइट रे हम लोग पहला पैरेलल ले रहे हैं, दूसरे तरफ ही जा रहा है, फोकस पे F2 पे ही जा रहा है ना। जितना भी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में देखे हैं सारा फोकस, इस फोकस का हम लोग इस्तेमाल ही नहीं किए हैं कहीं पे भी, राइट, ऑब्जेक्ट रखने के अलावा इस फोकस का हम लोग इस्तेमाल ही नहीं किए हैं कभी। तो लेफ्ट साइड नहीं है, राइट साइड है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस हो जाएगा, राइट साइड प्लस एक्स एक्सिस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहता है तो निगेटिव होगा, माइनस एक्स एक्सिस, राइट। अब इमेज एक केस में पीछे भी बन रहा है तो प्लस हो, पीछे भी बन रहा है तो माइनस भी होगा, लेफ्ट साइड बन रहा है तो माइनस भी होगा लास्ट वाला केस में, और हर केस में राइट साइड बन रहा है तो प्लस एक्स एक्सिस प्लस रहेगा, ठीक है। अगर इतना तुमको आइडिया लग गया हो, इतना समझ में आ गया हो साइन कन्वेंशन, तो अब आते हैं हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर ऑफ लेंस मतलब कितना डिग्री से कन्वर्जेंस हो रहा है या कितना डिग्री से डाइवर्जेंस होगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो जैसे कि आँख है तो हम लोग किसी को दूर का दिखाई नहीं देता है, किसी को नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। तो किस एंगल से किस पावर का लेंस लगेगा, किस एंगल से लाइट को डाइवर्ज या कन्वर्ज किया जाए कि एग्जैक्टली उसका फोकस इस किताब पे पड़ेगा, जो जगह दिखाई नहीं दे रहा है उस जगह वो जगह दिखाई देने लगेगा। दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का बेसिकली कोई डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, ये मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है उसी को एक्सप्लेन कर दिया गया है, वही डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाई पी। पावर को क्या से हम लोग डिनोट करते हैं? कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, पी इज इक्वल्स टू 1/f। पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है, तो ये याद रखना। तो पावर कितना है वो बोलेंगे तो जो भी बोलोगे उतना इतना बाई डी हो जाएगा। सेंटीमीटर में अगर बताना होगा तो इंटू 100 कर देंगे, ऐसा फालतू चीज़ दिया हुआ है, तो याद करने का चीज़ थोड़ी है। जनरली क्या होता है, मीटर में 1/f होता है, सेंटीमीटर में इंटू 100 हो जाता है। तो पावर हमेशा क्या होगा, मीटर में ही डिनोट होगा। ऐसा यूनिट इज डायोप्टर, हम लोग बात कर लिए। 1 डायोप्टर और 1 डी इज द पावर ऑफ लेंस उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये सब तो हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसको अब उस फोकल लेंथ इज 1 मीटर, अगर 1 मीटर फोकल लेंथ है तो उसका पावर कितना है? 1 डायोप्टर है। अब वो 1 डी इज इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर। मतलब 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1/1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1 मीटर मतलब ये +1 मीटर है, राइट। +1 मीटर है मतलब प्लस एक्स एक्सिस राइट साइड होगा। राइट साइड अगर फोकस पे जा रहा है मतलब फोकस क्या है? पॉजिटिव है। फोकस पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स लेंस है। इजी, समझ में आ रहा है? अब कॉन्केव लेंस का पावर या डाइवर्जिंग कैसे पता करते हैं? ये फॉर्मूला है। जो भी नेट पावर रहेगा, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें बहुत सारे लेंसेज होते हैं, कोई द नेट पावर विल बी, मतलब जितना भी डायोप्टर आएगा, एक्स डायोप्टर आएगा, तो 1/f, p इज इक्वल्स टू 1/f हम लोग पहले पता कर लेंगे। 1/f पता कर लेंगे, जो भी आएगा, जितना भी डायोप्टर आएगा वो सारा को ऐड करके हम लोग नेट पावर निकाल लेते हैं। जितना भी पावर होगा नेट पावर ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे तो कुछ है नहीं। सो हम लोग आज बेसिकली जो पढ़े हैं ये सारा चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है। लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मिरर एंड लेंस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इमेज कैन ईदर बी वर्चुअल और रियल डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मिरर फार्मूला के बारे में हम लोग बात किए। फिर उसके बाद फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा चीज़ तुम देख सकते हो, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे। माय नेम इज अंकित राज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।